हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हमारा चैप्टर नंबर 3। हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए, जिसने नहीं देखा जाके देख लो। जो दूसरा चैप्टर है बहुत बड़ा था, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट में था, वो 3 में हो गया कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, सो हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य का उदय। सोचो मराठा कौन होते हैं, है ना। अभी क्वेश्चन आएगा ये मराठा क्या होते हैं। जैसे आप लोग अपने घर में या बाहर हिंदी भाषा बोलते हैं, या अपने घर में कुछ मातृभाषा जो आप गांव वगैरह की भाषा यूज करते हैं, वो अलग अलग सबकी भाषा होती है। वैसे ही मराठा मतलब मराठी भाषा बोलते थे, उन लोगों को मराठा बोलने लगे। ठीक है, जैसे इंडियन जो भाषा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाहर कंट्री में जाओ तो इंडियन देख के ही बताते हैं बंदा इंडियन। अगर हम लैंग्वेज यूज करते हैं इंडियन लैंग्वेज, वैसी मराठी भाषा बोलने पे हम क्या बोलते हैं, मराठी लोगों, है ना। वैसे वो लोग मराठा उनको बोलने लगे। मराठा कौन होते थे, जो मराठी भाषा बोलते थे। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा मराठा साम्राज्य था कहाँ से कहाँ तक चला। ठीक है, शिवाजी का जन्म होता है, शिवाजी छत्रपति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये आपके बुक में दे रखा है। एक मिनट यार, ये नीचे कैसे जाएगा। ठीक है, आपके बुक में दे रखा है ये, तो इसको मैंने ना ज्वाइन कर दिया। जैसे अलग अलग दे रखा है ना, एक उस साइड, एक फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे दूसरा देखा है। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया कि आपको समझ में आए पूरा एक लाइन से। ठीक है, शिवाजी का जन्म कब होता है, 1630 में। ये चीज आपको याद रखनी है, ये है हमारे शिवाजी। ठीक है, शिवाजी का जन्म कब होता है, 1630 में। और शिवाजी के शासन का आरंभ कब होता है, 1646 में। मुझे पता है इसमें नहीं दिखा होगा, बहुत छोटा छोटा सा लिखा हुआ है ना, ये तो उससे लिया है, तो थोड़ा बहुत तो वो आएगा, पूरा क्लीन नहीं आएगा, पर मैं इसलिए लिखते हुए जा रही हूँ। अब मराठा नौसेना की स्थापना कब हुई थी, 1657 में। ये लाइन वाइज याद करने के लिए आपको दिया गया है। 1666 में आगरा में कारावास और वहां की मुक्ति, मतलब आगरा में गए थे, वहां से वो कैसे आए हैं, कौन, शिवाजी महाराज। ठीक है, फिर उसके बाद 1674 में रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। मतलब वो कैसे राज्य में आए। शिवाजी का निधन कब होता है, 1680 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म और इनका निधन, और इन्होंने नौसेना स्थापना कब की। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये जिसपे स्टार लगा रही हूँ, याद रखना। ठीक है, एक ये। फिर उसके बाद हम देखेंगे मुगल मराठा का युद्ध कब होता है, 1682 में, और 1707 तक चलता है। सोचो कितने दिन तक पहले युद्ध हुआ करते थे, मतलब इतने सालों सालों तक युद्ध हुआ करते थे कि आप आपकी पीढ़ियां मर जाती होंगी, फिर लोग आते होंगे, अच्छा यहाँ से चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। वैसा होता था उस टाइम पे युद्ध। और 1754 में दिल्ली मराठा नियंत्रण का आरंभ हुआ। मतलब दिल्ली पर जो मराठा लोग थे, उन्होंने आरंभ करना, अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया 1754 में। सारे इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी दे रखा है। ठीक है, हम मराठाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, और मराठा लोगों ने क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1761 में पानीपत का युद्ध होता है, 1761 में, और मराठा की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। फिर प्रथम मतलब अब मराठा का क्या कहते हैं, मराठा लोगों का क्या होता है, पतन होना शुरू हो जाता है। मराठा जब छत्रपति शिवाजी का जब निधन हो जाता है ना, वहीं से मराठा जो है ना वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो एक दो मतलब लोग ऐसे आते हैं जो लड़ना शुरू करते हैं, तो इसलिए मतलब बहुत ताकतवर लोग आते हैं, थोड़ी दिन चलता है, उसके बाद डगमगा जाता है पूरा मराठा साम्राज्य। क्योंकि भाई सब अपनी अपनी सत्ता पावर हासिल करने के लिए सब एक दूसरे में लड़ने लग जाते हैं, इसलिए मराठा का पतन भी हो जाता है। अब तृतीय आंग्लन मराठा युद्ध, मराठाओं की शक्ति का पतन हो जाता है। और प्रथम वाले में क्या होता है, मराठाओं का विजय होता है, लेकिन जब तीसरा होता है तो उसमें पतन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मराठा कौन थे। दक्कन पठार, मतलब अगर वर्तमान में देखें तो महाराष्ट्र के निवासी जो होते हैं वो मराठी भाषा बोलने वाले होते हैं, उसी को हम बोलते हैं मराठा। प्रारंभिक इतिहास, शुरू का इतिहास क्या था, 13वीं सदी में यादव वंश का शासन था। ठीक है, राजधानी देवगिरी थी। 14वीं सदी में खिलजी सल्तनत ने जीता। ठीक है, पहले इसको दक्कन को। फिर सांस्कृतिक आधार पर देखेंगे 13वीं और 17वीं सदी के संतों और ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, ठीक है, इन सब ने अपने बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे कह सकते हैं
कविताएं लिखनी शुरू की, जिससे मतलब लोगों, अभी भी हम जैसे जाते हैं तो हम राष्ट्रगान राष्ट्रगीत सुनते हैं तो एक राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न होती है ना, अपने राष्ट्र के प्रति जो भावना उत्पन्न होती है उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। वैसा इन संतों ने अलग अलग कविताएं ऐसी लिखी कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे और भी जो मराठा लोग थे, तो उनके अंदर ये आया कि नहीं, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए शिवाजी छत्रपति महाराज भी 16 साल की उम्र में ही वो क्या बन जाते हैं, वो राजा बन जाते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन से सामाजिक चेतना जगाई। ठीक है, इन्होंने लोगों को जागरूक किया। आंदोलन, भक्ति आंदोलन मतलब भक्ति वाले गीत ऐसे गाते थे जिससे उन्होंने समाज को जगाया, जिससे राजनीतिक संगठन को भी मदद मिली। जो राजनीतिक में थे उनको भी लगा कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे शिवाजी का उदय और शुरुआती संघर्ष क्या था। अब शिवाजी छत्रपति के बारे में बोले तो वो मतलब हम कह सकते हैं वो इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इतनी सारी चीजें अचीव कर ली थी। और इसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है, हमारे पेरेंट्स का। ठीक है, अभी आप देखो अपने आप को, जब आप कुछ भी कोई कार्य करता है, कोई भी इंसान कभी कुछ हासिल करता है तो वो जो करता है उसकी तो तारीफ होती ही होती है, उसके साथ उसके पेरेंट्स की तारीफ होती है कि भाई आज मैं अपने पेरेंट्स की वजह से इतनी सारी चीजें मैंने अचीव की है। ठीक है, तो वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो भी अचीव किया था तो उनकी माँ ने ऐसा कहा, लिखा गया है कि उनकी माँ ने उनको बहुत सारी महाभारत और बहुत सारी बुकें पढ़ाई थी और उन्होंने यही बताया था कि हमेशा अच्छाई के प्रति लड़ना है। ठीक है, अच्छाई के प्रति लड़ना है मतलब अच्छाई के साथ हमेशा खड़े रहना है और गलत कभी नहीं सहना है। तो उन्होंने वो चीजें देखी और उन्होंने 16 की उम्र में ही पुणे पर नियंत्रण कर लिया। आज का पुणे देखो कितना बड़ा है। ठीक है, जीर्ण दुर्गों पर कब्जा कर लिया। और उनका जन्म कब हुआ था, 1630 में भोसले कुल में। ठीक है, भोसले एक कुल होता है, जैसे कि अलग अलग तरह के कुल होते हैं, अलग अलग तरह के धर्म होती है, जाति होती है, वैसे ही भोसले कुल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अफजल खान का वध 1659 में अफजल खान का वध। ठीक है, बीजापुर के सेनापति अफजल खान को प्रतापगढ़ किले की तलहटी में मिलने बुलाया। ठीक है, अफजल खान अफजल खान पता है कौन था, एक बहुत बड़ा, जैसे इस टाइम पे आप देखो रेसलर नहीं होते बहुत बड़े हट्टे कट्टे, वैसे ही। और हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो उनसे ना लड़ने के लिए बुलाया गया। तो सबको लगा होगा कि वो मना कर देंगे, लेकिन एंड में क्या हुआ, शिवाजी ने बोला ठीक है हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो शिवाजी भी कहाँ गए, प्रतापगढ़ किले के नीचे बुलाया उन्होंने, तलहटी में मतलब नीचे बुलाया, प्रतापगढ़ किले के नीचे उनको बुलाया। किसको, अफजल खान को। जैसे अभी आप देखते हो टॉम एंड जेरी नहीं होता है, और इसको थोड़ा हम उससे पढ़ते हैं कि टॉम एंड जेरी होता है। अब जो जेरी होता है वो बहुत ज्यादा मतलब दिमागदार भी होता है, टॉम को तुरंत हरा देता है, इधर उधर चूहा है ना, जो चूहा है वो जल्दी इधर भाग के उधर भाग के अपना काम निकाल देते हैं और टॉम उसके पीछे घूमता ही रहता है। इस टाइम पे जैसे हम देखते हैं रेसलर वगैरह बहुत बड़े, वैसे अफजल खान बहुत बड़े हट्टे कट्टे, उससे आज तक कोई जीता नहीं था। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने सिर्फ अपनी बुद्धि यूज की, उन्होंने अपना ताकत नहीं दिखाया, बुद्धि यूज की। उसकी वजह से उन्होंने नक मतलब बाघ के पंजे से वध किया। बाघ का पंजा, रुको मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। बाघ का पंजा आपकी बुक में होगा। बाघ का पंजा मतलब एक ऐसे नहीं रियल का बाघ का पंजा उठा लिया और लेके चले गए मारने के लिए। बाघ का पंजा जो बना हुआ था उससे बना हुआ था, एक लोहे के उससे, को दिखाती हूँ अगर होगा तो आपकी बुक में, मैंने देखा तो था। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई नहीं देखते हैं। ठीक है, सोचो शिवाजी महाराज जी ने 16 साल की उम्र में ही इतने बड़े राज्य के राजा बन गए थे, सोचने वाली बात है ना। और आप अभी 16 साल की उम्र में, और हम लोग अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब आप अभी पढ़ रहे हो 16 साल, सोचो आपकी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सोचो अगर आपको ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप पूरा राज्य कैसे चलाओगे। क्या हुआ, वो चल नहीं रहा क्या, साइड नहीं चल रही है, एनसीईआरटी की साइड नहीं चल रही है, या फिर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क आ रहा है नीचे देखो, कनेक्टेड है, रहने दो, ये साइड नहीं चल रही।
हमारी एनसीईआरटी की जो स्लाइड है वो इस टाइम पे नहीं चल रही, कभी कभी वो भी जब मन करता है चलने लग जाती है, जब मन करता है चलती नहीं है, 2-4 बार हो चुका है। कोई बात नहीं, वो पंजा में बताती हूँ कैसा था ये, उसकी वजह से थोड़ी अच्छी से वो आ रही है। बंद कर दो, ठीक है। मैं क्या कहती, हाँ ये देखो, ये है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो, ठीक है। ब्रिटिश संग्रहालय में वो बैठे हुए हैं, ये चित्र है 1680 का, ठीक है। हाँ, तो जो वग कैसा, बाघ का पंजा कैसे था, ऐसे, और एक थोड़ा ऐसे आके ऐसे था, उसको आप हाथ में पहनोगे तो मारोगे तो इस टाइम पे आती नहीं अंगूठियां इकट्ठी, वैसे होता था बाघ का पंजा, ठीक है। छपे मराठों ने गुरिल्ला युद्ध से उसकी सेना को हराया, वहां की सेना को हराया, कैसे हराया उन्होंने ना, गुरिल्ला युद्ध किया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है कि जो हमारे बहुत बड़े जंगल है उसमें छुप छुपा के जाके एकदम पूरा जंगलों में अंदर से जाके फिर वहां पे जाके हमला कर दिया, उनको पता भी नहीं चला जंगल में जाके किया। सामने से जाते तो उन लोग को पता चल जाता, तो अचानक से पूरी सेना नहीं ले आते, जंगलों से जाके इसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। इसको भी करने के लिए दिमाग होना चाहिए, जो कि छत्रपति शिवाजी ने अच्छे से अपनी बुद्धि का यूज किया। शाइस्ता खान पर हमला, मुगल सेनापति के शिविर पर रात्रि आक्रमण हुआ, आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था, ठीक है। सूरत पर आक्रमण किया, आगरा प्लान कह सकते हैं। औरंगजेब के दरबार में नाराज होकर फलों की टोकरियों में छिपकर नजरबंदी से बच निकले। मतलब जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको आगरा में वो थे, और वो ना क्या करते थे, वो ना डेली फल की टोकरियां उन्होंने भिजानी शुरू कर दी, ठीक है। अब वहां पे थे तो उन्होंने डेली वहां पे चेकिंग अच्छे से होती थी कि भाई, पर अगर एक ही चीज तुम डेली करने लगोगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो आप क्या कहोगे, अरे यार ले जाने दो, कुछ नहीं होता। फिर 2-4 दिन हुआ, फिर जब चेकिंग बंद हो गई ना वहां पे औरंगजेब के उधर आगरा के दरबार में, तो फिर क्या हुआ कि अब जब चेकिंग बंद हो गई तो उन्होंने क्या किया, उसी फल की टोकरी में खुद भी बैठे और अपने बेटे को बैठा के आगरा से निकल लिए। इसको कहा गया आगरा का पलायन, ठीक है। आगरा का प्लान क्या था कि वो फल की टोकरियों में वहां से फल की टोकरियों में छिपकर नजरबंद से निकल पड़े, ठीक है। हाँ, अब राज्याभिषेक और विस्तार। राज्याभिषेक मतलब बहुत ज्यादा, जब उन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया, बहुत सारे राज्यों पे अपना नियंत्रण कर लिया। रायगढ़ में भी श्री राजा शिव छत्रपति की उपाधि से हुआ नई संवत राज्याभिषेक शक की शुरुआत हुई। दक्षिण दिग्विजय, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र जीते, डचों का दास व्यापार बंद करवाया। मतलब बहुत सारे काम उन्होंने बहुत अच्छे किए, बहुत सारे जगह पे उन्होंने अपना नियंत्रण किया। जैसे कि ये सारा देखो, ये सारा ऑरेंज वाला शिवाजी महाराज के अधीन क्षेत्र था। ये ऑरेंज पार्ट वाला जो भी है, सोचो इतना बड़ा पूरा, ये पूरा इन्होंने जीता, इधर का पूरा जीता, ये इधर का पूरा। तो इतनी छोटी सी उम्र में ये सब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। विदेशी शक्ति, और ये बीच में आपको ये येलो येलो दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये किसने जीते थे, ये विदेशी लोग यहाँ पे अपनी विस्तार कर रखे थे छोटे छोटे उसमें ही। बंदरगाह पतन, ये सारा बंदरगाह है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये तटीय दुर्ग है, ठीक है, विजय दुर्ग, और क्या है, सारे दुर्ग है। अब देखते हैं मराठा शासन और प्रशासन क्या था। नागरिक प्रशासन, देखो इन्होंने ना, अगर हम समझे कि इन्होंने जो हमारा वो था राज्याभिषेक था, या फिर हम कहें कि जो हमारा राजनीतिक तौर पे जो चीजें थी उसको कैसे बांट रखी थी, तो ये देखो, छत्रपति मतलब संप्रभु, एक प्रधानमंत्री होता था जिसको हम बोलते थे पेशवा, सबसे बड़ा, ठीक है। ये देखो, फिर उसके बाद आमते मतलब वित्त मंत्री जैसे अभी के टाइम पे हमारी निर्मला सीतारमन जी है। अब मंत्री गुप्तचर या खुफिया मंत्री होते थे। सचिव जैसे राजस्व मंत्री, जो कर वगैरह, राजस्व का क्या मतलब होता है, टैक्स या कर वगैरह जो वसूलते थे, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रकार के टैक्स होते थे, वो अभी हम पढ़ेंगे। सेनापति जैसे प्रधान के सेनापति होते थे। न्यायाधीश कौन होता था, मुख्य न्यायाधीश होते थे। पंडित राव वगैरह, धार्मिक वगैरह पे पूरा ध्यान रखा गया। सुमंत विदेश मंत्री भी उसमें शामिल थे, ठीक है। कर व्यवस्था, इसमें 2 प्रकार की कर व्यवस्था थी। ये चीज याद रखना, ये आपके उसमें ही दिया गया है,
बुक में, ये मैंने बुक से ही निकाला है। 13.4 का ये आपका चित्र, 3.4 का आपका चित्र है। केंद्रीकृत व्यवस्था क्या थी? वंशानुगत पद खत्म, अधिकारियों को सीधे राजकोष से वेतन मिलता था, राजा की जगह से उनको पैसे मिलते थे। अब इन्होंने ना ये चीज खत्म कर दी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या चीज खत्म कर दी थी कि जो वंश, अब मेरा बच्चा जैसे होगा तो फिर वो क्या, वो राजा नहीं बनेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो चीज वो बनेगा, ठीक है। अगर तुम राजा बनने के लायक हो तो तुम बनोगे, ये नहीं कि मेरा बेटा बनेगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने वंशानुगत पद खत्म कर दिए थे, उत्तराधिकारी टाइप जो होता था, ठीक है। अब इसमें हम दो प्रकार की कर व्यवस्था पढ़ेंगे। एक हमारी होती है चौथ कर व्यवस्था। क्या होती है इसको समझो, जैसे कि तुम महीने का 1000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। कितना कमा रहे हो? 1000 रुपए। उसमें से तुम्हें सिर्फ 250 रुपए देने होंगे, ठीक है। कितने? सॉरी 2500, मतलब समझ लो 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें तुम्हें सिर्फ 250 रुपए देने, 250 1000 में से ही देने होंगे, सॉरी 250 1000 में से ही देने होंगे, ठीक है। अगर तुम समझ लो 1000 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से तुम 250 रुपए किसको दोगे? राजा को दोगे। और सरदेश मुखी क्या होता था? अतिरिक्त कर, जैसे किस तुम्हारी सुरक्षा को लेकर, जो तुम्हारी राजा सुरक्षा कर रहा है उसके बदले भी तुमसे कर लेता था, जिसमें 10% होता था। एक 25% कर लिया जाता था, एक 10%। अब 10%, अब इसमें समझ लो 100 रुपए और ले लिए जाते थे, तो टोटल कितने हुए? 350 रुपए महीने का कर लिया जाता था, अगर 1000 रुपए बंदा कमा रहा है तो, ठीक है। पहले के हिसाब से कर कम थे क्योंकि बहुत ज्यादा कर लिए जाते थे। पहले किसानों और वहां के प्रजाओं से इतने कर लिए जाते थे कि उनके पास खुद के पास खाने के नहीं होते थे, लेकिन राजा को फुल कर देना पड़ता था। नहीं देते थे तो उनकी जमीनें छीन जाती थी, वो एकदम मतलब भिखारी वाली हालत कर दी जाती थी। अब सैन्य प्रशासन के बारे में देखेंगे तो 3 अंग, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और नौसेना, 3 प्रकार की इनके पास सेना थी। घुड़सवार सेना बारगीर मतलब राज्य द्वारा वित्त पोषित और शीलेदार स्वयं वित्त पोषित होती थी, उसको कहते थे। हथियार इनके पास बहुत है, जैसे तलवार, भाले, बंदूक, धातु नलिका वाले रॉकेट वगैरह होते थे। दुर्ग का महत्व होता था। दुर्ग का मतलब समझते हो आप क्या होता है? दुर्ग का मतलब होता है एक राज्य है, उसके साइड में, समझ लो ये मेरा पूरा राज्य है, अब इसके साइड में मैं एक दुर्ग बनवाऊंगी जिससे कि बाहरी आक्रमण हो तो मैं उससे बच सकूं। मतलब एक पिलर खड़ा कर देना, जैसे आप लाल किला गए होगे तो लाल किला के साइड में बहुत बड़ा सा दुर्ग चारों तरफ बना हुआ है, देखा है ना, वैसे ही दुर्ग बनाया जाता था। रामचंद्र पंत आमत्य के अनुसार दुर्ग राज्य की आधारशिला है, इन्हीं के बल पर मुगलों से बच रहे थे, ठीक है। इन्हीं के बल पे मुगल वगैरह से बचा जा रहा था। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य थोड़ा हिल गया था, पर फिर भी उस 2 महिलाएं ऐसी आई थी, हम आगे पढ़ेंगे। ताराबाई, हाँ ताराबाई के बारे में इधर है, लेकिन 2 महिलाएं हम पढ़ेंगे, ताराबाई और अहिल्याबाई के बारे में, वो भी देखते हैं। शिवाजी के बाद संभाजी, औरंगजेब ने पकड़कर क्रूर यातनाएं दी और मार डाला, रायगढ़ पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और राजा राम और ताराबाई, राजा राम जिंजी जो तमिलनाडु के थे, जिंजी गए। ताराबाई ने उत्तर भारत में मुगलों पर आक्रमण किया, जिससे कि ये माना जाता है कि जो औरंगजेब थे उनको भी भगा दिया गया था। पेशवाओं का उदय, अब पेशवा भी मैंने आपको बताया था जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। सत्ता विकेंद्रीकरण हुआ। सत्ता विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया, ये सत्ता विकेंद्रीकरण वगैरह कहाँ से आ रहा है? हमारा राजनीति से आ रहा है। सत्ता विकेंद्रीकरण का, सत्ता का मतलब होता है हमारा पावर। सत्ता का मतलब क्या हुआ? पावर, सॉरी। अब पावर को अब समझ लो एक राजा है, ठीक है। अब राजा, इतनी बड़ी हमारी देश है, इतना बड़ा देश है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अब राजा खुद तो जाएगा नहीं देखने, इसलिए राजा ने क्या बनाया? मंत्री बनाए, बहुत सारे अलग अलग मंत्री। इन मंत्रियों ने भी अपने कुछ बंदे रखे जो अलग अलग जाके देखेंगे क्या कैसे हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण होना। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है। पेशवा जैसे प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली हो गए, बाजीराव प्रथम, नाना साहेब, ठीक है, ये सब हमारे पेशवा हुए। पतन की शुरुआत कैसे हुई? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, अफगानों से हार जाते हैं कौन? मराठा लोग। 3
आंग्लन मराठा युद्ध होता है 1775 से 1818 तक। आंतरिक कलह और अंग्रेजों की तकनीकी श्रेष्ठता के कारण हार गए और 1818 में साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है। सांस्कृतिक पुनर्स्थान, मुहर पर सांस्कृतिक लेख। अब हम थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी की मुहर वगैरह, क्योंकि अब तो मराठाओं का पूरा पतन हो गया, तो उनके थोड़ा अंदर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार सांस्कृतिक वगैरह क्या होते थे। हमने सब कुछ तो पढ़ लिया कि हाँ राजनीतिक तौर पे ये था, हिस्ट्री ये थी कि ये लोग आए थे, उनकी माँ ने उनको पढ़ाया था, ठीक है, तभी उन्होंने इतने अच्छे कदम उठाए और 16 साल में उन्होंने सब किया। पर हमने इनके सांस्कृतिक के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मुहर पर उन्होंने संस्कृत में लेख, देवनागरी लिपि का प्रयोग और भगवा ध्वज, भगवा कलर का ध्वज जो इस टाइम पे ऐसे वाला ध्वज होता था, ऐसा, और ये पूरा भगवा कलर का होता था। हाँ ये वाला कलर, तो ऐसे ध्वज था उस टाइम पे। ये एक ध्वज था जो कि बहुत ज्यादा मराठाओं का फेमस ध्वज है। ये मैं लगाना भूल गई आपको इसको। ठीक है, भगवा कलर का ध्वज था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। मराठाओं का मेन मतलब इस टाइम पे जैसे अलग अलग सब अपना वो लेते हैं, तो मराठाओं ने ये भगवा कलर का ध्वज ले रखा था अपने टाइम पे। ठीक है, तो इसमें क्या था, उन्होंने ये देखो देवनागरी लिपि की, देवनागरी वाली लिपि लिखवाई, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। शिवाजी का मुहर था। ठीक है, मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, जैसे काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, ये सारी मंदिरें बनी। तंजावुर तमिलनाडु पर मराठाओं ने भारत नाट्यम और कर्नाटक संगीत को संरक्षण दिया। अब जैसे भरतनाट्यम आप लोग बहुत सुने होंगे ना, भरतनाट्यम संगीत, वो सब किसके द्वारा दिया गया, हमारा मराठाओं द्वारा। तंजावुर वहां के शासक सरफोजी द्वितीय ने पहला स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस खोला। पहला स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस किसने खोला, सरफोजी ने, सॉरी द्वितीय ने, हाँ सरफोजी द्वितीय ने, सरफोजी ने नहीं, सरफोजी द्वितीय ने, जो दूसरे सरफोजी थे। पहले द्वितीय तृतीय ऐसे करके नाम होता था, मतलब जो तुम्हारे पापा का नाम है, समझ लो तुम हो, क्या नाम दो, तुम हो राम, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, राम। अब राम तुम हो गए, अब तुम्हारे बच्चे का क्या नाम रख देंगे, राम द्वितीय, राम प्रथम तुम, राम द्वितीय वो, फिर उसके बेटा होगा तो राम तृतीय, वैसे करके सरफोजी उसके पापा होंगे और सरफोजी द्वितीय ये हो गया। ठीक है, और उसने पहला स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस खोला। अब न्याय व्यवस्था क्या थी कि पंचायत, जैसे इस टाइम पे पंचायत वगैरह होती है, वैसे स्थानीय समूह द्वारा न्याय सजा में मृत्युदंड का संयमित प्रयोग, मतलब मृत्युदंड का भी प्रयोग किया गया है। और इस टाइम पे से हमारी पंचायत वगैरह होती है, नगर निगम होते हैं, तो वैसे वहां पे उस टाइम पे भी होती थी, छोटे भी स्थानीय रूप से भी। अब हम देखेंगे महिलाओं का योगदान क्या रहा है, महिलाओं की शक्ति। भाई कोई भी युद्ध हो और नारी सशक्तिकरण ना हो ही नहीं सकता है ना, फेमिनिज्म। अब इसमें क्या थे, हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक है हमारी ताराबाई, ठीक है, दूसरे हमारी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर। ताराबाई के बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने ना राजा राम की पत्नी थी, जो निडर योद्धा थी, उत्तर भारत में मराठा विस्तार की सूत्रधार थी, औरंगजेब को दक्कन से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। औरंगजेब जो बहुत ज्यादा क्रूर शासक थे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक थे, उनको किसने निकाला, किससे मजबूर होकर वो निकले, सिर्फ एक लेडीज की वजह से। कौन थी वो, ताराबाई। ठीक है, अब अहिल्याबाई होलकर कौन है, जो 18वीं सदी में इंदौर की शशिका और 30 साल शासन पूरा किया इन्होंने। 30 साल शासन किया, पूरे भारत में मंदिर, घाट और कुओं का निर्माण करवाया, महेश्वर बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया। इन्होंने ये सारे काम किए, कौन, अहिल्याबाई ने। ठीक है, 30 साल इन्होंने शासन किया, मतलब 30 साल मतलब इन्होंने ये शासक बनी रही, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये है हमारी ताराबाई। ठीक है, युद्ध में ताराबाई युद्ध करते हुए, और ये हमारी अहिल्याबाई। ठीक है, एक डाक टिकट। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे याद करने वाले, जो तुम कहते हो कि हिस्ट्री में यार डेट नहीं याद होती, तो कुछ महत्वपूर्ण डेट याद कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा होगा अगर आप याद कर लोगे। इसलिए मैं कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट है वही लेके आई हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे लिख दूंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप पेपर में लिखोगे तो टीचर को भी लगेगा हाँ भाई बच्चे को याद है। ठीक है, हिस्ट्री में डेट याद करना मुश्किल लगता है, तो इसको याद कर लेना, बस ये याद करके चले जाना, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाएगी। ठीक है,
वर्ष 1630 में शिवाजी का जन्म होता है। 1646 में शासन की शुरुआत की उन्होंने। 1657 में नौसेना की स्थापना हुई। 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। 1680 में शिवाजी का निधन हो जाता है। 1682 से 7 में मुगल मराठा का युद्ध होता है। 1661 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है जिसमें हार जाता है मराठा। और 1818 में तीसरा आंग्लन मराठा युद्ध होता है, साम्राज्य का यहीं पे पतन हो जाता है। पूरा चैप्टर एक ही में खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पांच या 4 क्वेश्चन है जो आप कर लोगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शिवाजी ने आगरा से भागने के लिए क्या चाल चली थी? तो शिवाजी ने फलों की टोकरियों में छिपकर आगरा से भाग निकलने, पहरेदारों को टोकरियां चेक करने की आदत हो गई थी, इसलिए उन्होंने जांच नहीं की और वहां से भाग निकले। ये एक अच्छी ट्रिक है। कभी तुमने किया है किसी को ऐसे चकमा देके भागे हो? घर वालों को तो जरूर दिया होगा, है ना। अष्टप्रधान कौन कौन से 8 मंत्री हुआ करते थे? तो पेशवा जो कि प्रधान होते थे, आमत्य, मंत्री, सचिव, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव और सुमंत। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रही हूँ अगर ये नहीं किया ना तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। इसको जरूर से जरूर याद करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 8 जो उन्होंने मंत्री बताए थे, अष्ट प्रधान कौन होते हैं, ये जरूर याद करके जाना, मैं पहले बता रही हूँ। चौथ और सारदेश मुखी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब 2 तरह के कर होते थे। पहली बात तो 2 तरह के कर होते थे, वो कौन से होते थे वो नाम याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है 2 तरह के कर कौन थे एमसीक्यू में, चौथ और सारदेश मुखी। ठीक है, सरदेश मुखी। ठीक है, अगर ये आगा कि चौथ और स्वदेश मुखी क्या होता है तो आप बता दोगे कि जो चौथ और स्वदेश मुखी है एक प्रकार का क्या है, कर व्यवस्था है, जो कि चौथ में मतलब 1/4 25% कर लिया जाता है और शारदेश मुखी में 10% अतिरिक्त कर लिया जाता था। दोनों गैर मराठा क्षेत्रों के से सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। मतलब जो दूसरे जो मराठा नहीं होते थे उनकी सुरक्षा के लिए ये कर लिया जाता था। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है। अब मराठा साम्राज्य खत्म हुआ और किसने किया? तो 1818 में अंग्रेजों के साथ आंग्लन युद्ध होता है तीसरा। ठीक है, उसके बाद मराठा साम्राज्य का युद्ध हो जाता है, मतलब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है अगर अंग्रेजों से, मतलब अंग्रेजों ने खत्म किया कितने में? 1818 में। ताराबाई और अहिल्याबाई ने क्या क्या किया? तो ताराबाई ने पति की मृत्यु के बाद सेना संभाली। ठीक है, और औरंगजेब को दक्कन से बाहर निकाल दिया। अहिल्याबाई ने क्या किया? 30 साल शासन किया, पूरे भारत में मंदिर, घाट, कुएं बनवाए। ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे जो आज आपको करने थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। आप ये सोचो कि आपके छोटी सी वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, तो आप बस ये वीडियो देख के जाओगे ना तो आपका पूरा चैप्टर एकदम क्लियर है, एकदम कहानी की तरह मैंने आपको समझाया। अगर नहीं समझ में आया है तब भी बताना। ठीक है, और अच्छे से मैं कोशिश करूंगी आपको पढ़ाने की। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना।